दुबई और पड़ोसी देश में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले दुबई में बाढ़ के भयंकर नज़ारे देखने को मिले हैं। सैकड़ों की संख्या में उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिससे कि अलग अलग देशों के सैकड़ों यात्री वहां पर फंस गए हैं। रेस्क्यू इंतजामों पर भी खूब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस त्रासदी ने एक बार फिर से पर्यावरण के प्रति गंभीर चिंताएं सामने लाकर रख दी हैं। सवाल है कि क्या ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, और क्या आधुनिक शहरों में भी प्रकृति के कहर से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते हैं। हाल के वक्त में अलग अलग देशों में बेमौसम असामान्य बारिश का सामना किया गया है। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस पर जिम्मेदार एजेंसियों का एक्शन नो एक्शन जैसा दिखता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में रखे जाएं, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर बातचीत बहुत कम हो गई है। इसकी गंभीरता अब जितनी आक्रामकता के साथ दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही। ये सवाल हमारे आज के इस तरह से है कि क्या दुबई में भारी बारिश प्राकृतिक कहर मानी जाए? क्या ये कृत्रिम बारिश के चलते हुआ है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं। हाल में आई प्राकृतिक आपदाओं से क्या सबक सीखा जा रहा है? क्लाइमेट क्राइसिस क्या जिम्मेदार नेताओं की कमी को दर्शाती है? शहरीकरण में आपदाओं से निपटने के सीमित इंतजाम क्यों दिखते हैं? खास करके दुबई के जो नज़ारे देखने को मिले हैं, ये आखिर क्यों सामने आया है कि लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके रेस्क्यू में इतनी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा है लोगों को, और अभी भी जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हैं। अलग अलग देशों के नागरिक दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ गुंजन मिश्रा हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर शशि मल्होत्रा भी हैं, वो भी एनवायरमेंटलिस्ट है। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत गुंजन जी मैं आपसे करना चाहूँगी। गुंजन जी, दुबई में जो तस्वीरें सामने आई, 75 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। ऐतिहासिक रेन हैवॉक इसको कहा जा रहा है, और जो सामने आ रहा था कि ये आर्टिफिशियल रेन की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कई अब अपडेट सामने आए हैं कि ये असल में प्राकृतिक आपदा है और ये एक नेचुरल जो है ट्रेजेडी कही जा सकती है। गुंजन जी, आपका क्या आकलन है दुबई की बारिश को लेकर? देखिए मैडम, ये बिल्कुल स्पष्ट है, पिछली घटनाओं से भी स्पष्ट है इस बारे में कि जो एरेटिक रेन हो रही है, या फ्लड्स आ रहे हैं, या अर्थक्वेक आ रहा है, या साइक्लोन आ रहे हैं, या टाइफून आ रहे हैं जी, इनका कहीं ना कहीं संबंध प्रकृति के साथ तो है ही, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है जी। लेकिन अभी रेन होना, एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ज्यादा फ्लड हो जाना, तो ऐसे किस्से हमारे देश भारत में भी होते रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा जैसलमेर वगैरह में, जहां सैकड़ों वर्षों से एक मिनिमम बारिश होती थी 35 mm के आसपास, 50 mm के आसपास जिस शहर में बारिश होती थी, आज वहां पर 500 1000 mm बारिश होने लगी है। तो इसका कारण ये जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाए, या प्राकृतिक इंसिडेंट कहा जाए, इनको हम नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चीज हमको ये समझनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, और ये सब क्यों रहा है जी। सच है कि हम लोग तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये जलवायु परिवर्तन कहीं नहीं हो रहा है। जलवायु का शिफ्टिंग हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा। जो जलवायु है वो शिफ्ट कर रही है, और इसीलिए मेरा तो ये अपना मानना है कि इस तरह की घटनाओं को जलवायु परिवर्तन की घटनाएं न कहकर इनको क्लाइमेट इशू कहना चाहिए, क्लाइमेट हैवॉक कहना चाहिए, क्लाइमेट इंसिडेंट कहना चाहिए। क्लाइमेट इशू अगर हम कहेंगे तभी हम इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान आ रहा, कहीं हवा चल रही है, और तो इसका स्पष्ट मतलब है कि जहां पहले बारिश नहीं होती थी आज बारिश होने लगी। क्या कारण है? इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां पर हमारा जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट होने लगा है। वो जलवायु परिवर्तन नहीं, क्लाइमेट की शिफ्टिंग हो रही है जी। ये क्लाइमेट इशू है एक तरह से, तो इसको हमको देखना होगा। और अमेरिकन कंट्रीज में देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, एशियन कंट्रीज में देख लीजिए, जो भी फ्लड्स, ड्राउट, टाइफून
साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं, ये ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहां कभी आते नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया राजस्थान का। राजस्थान में पहले बारिश नहीं होती थी, जहां पे 50 mm में 100 mm के आसपास बारिश होती थी, वहां पे 1000 mm बारिश होने लगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्लाइमेट शिफ्टिंग है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट परिवर्तन नहीं है, जलवायु का परिवर्तन नहीं है, ये क्लाइमेट की शिफ्टिंग हो रही है। और शिफ्टिंग होने के कारण इस तरह की हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, और ऐसा पहले भी होता रहा है। आप पिछला 500 साल और 1000 साल पुराने दस्तावेज उठा के देखें तो आपको भारत से ही पता चल जाएगा कि जो हिमाचल और उत्तरांचल में जो आज लोग रह रहे हैं वो बेसिकली राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान से क्यों आए हुए? क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी थी, तो उन्होंने हिमाचल और उत्तरांचल की तरफ रुख किया और यहाँ पानी था तो इस तरफ आ गए। तो ये जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन ना होकर इसको सीधा सीधा ये साफ कहा जाए कि जलवायु शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्ट हो रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये एक नेचर का नियम है कि नेचर अपने आप को बैलेंस करती है। तो नेचर जी गुंजन जी, मेरा सवाल ये, मेरी जिज्ञासा ये कि दुबई में ये जो ऐतिहासिक बारिश हुई, क्या ये मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, या जो आप कह रहे हैं कि ये नेचुरल शिफ्टिंग है, ये नेचर की शिफ्टिंग है, यानी कि ये बदलाव जो प्रकृति का आप कह रहे हैं ये उसका एक परिणाम है, उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है? जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो जलवायु परिवर्तन या जो प्राकृतिक नुकसान हो रहा है या प्राकृतिक नुकसान के कारण जो घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, मैनमेड तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी देखनी चाहिए कि प्रकृति अपने आप को संतुलन करने का प्रयास कर रही है, और जब प्रकृति अपने आप को संतुलन करने का प्रयास करती है तो उसमें कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती है। जहां बारिश हो रही होगी वहां बारिश हो जाएगी, जहां तूफान नहीं आ रहा होगा वहां तूफान आ जाएगा, जहां पर आपका ह्यूमिडिटी गुंजन जी तो एक स्पष्टता मुझे और चाहिए, इसे हम सिर्फ शिफ्टिंग माने या क्राइसिस माने इस सिचुएशन को? जी, it's a climatic crisis, but this is also because of climate shifting. Okay. Because of climate shifting, this is climate crisis. Okay. शशि मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। शशि जी, आपने गुंजन मिश्रा जी की बात सुनी होगी। मैं भी आपसे समझना चाहती हूँ कि एक पर्यावरणविद होने के नाते आपका इस पर एक व्यापक और गहरा अध्ययन भी है। आप दुबई की बारिश को, जो कि ऐतिहासिक बारिश है, और आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि इतनी बारिश एक दिन में हो गई जितनी कि पूरे साल में भी नहीं होती है। आखिर यूएई में इस बारिश की वजह आप किसको मानते हैं? आर्टिफिशियल रेन का जो जिक्र आया उसे भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो मैं एक आपके शब्द जो हैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा। नज़ारे नहीं, वो भयानक दृश्य है। बिल्कुल। नज़ारे जो है हम लोग जो है वो अच्छे दृश्य को कहते हैं, तो जो भयानक दृश्य थे जो हम चाहेंगे कि दिखने को ना मिले। ये देखिए, मेरे ख्याल से तो दोनों चीजें हो सकती हैं जी। आर्टिफिशियल जो बारिश है वो भी है, क्योंकि हम पिछले मतलब इतिहास को देखें तो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ जितनी ज्यादा हुई है उतना ज्यादा प्रकृति ने हमें लुटाया है जी। अगर हम महाभारत काल में चले जाएं, रामायण काल में चले जाएं, या शिव काल में भी चले जाएं, तो वहाँ पे भी हमारी संस्कृति ने यही बताया है कि जब भी हमने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की है तो उसने अपना रिजल्ट जो है वो बहुत भयानक दिया जी। तो हम जहाँ देखते हैं पौधे लगाने वाले बहुत कम है, परंतु काटने वाले बहुत ज्यादा है, उसको इस्तेमाल करने वाले ज्यादा है। मतलब अगर हम बात करें 140 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी की सिर्फ बात करें तो वो मतलब हर बंदा चाहता है कि मेरा घर होना चाहिए, घर होगा उसमें जो है पेड़ पौधे, जो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ तो होगी। लगाने वाले इतने कम है कि उनको नोबेल प्राइज भी मिल जाएंगे, उनको भारत के भी सब प्राइज मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग कम है। उसमें हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब इससे हमें राहत मिल सकती है। और ये एक एक्सीडेंट कहें, चाहे इसको बहुत ही भयानक हादसा कहें, तो मेरे ख्याल से तो यही है। तो दुबई का बारिश से बुरा हाल और इसी वजह से नेचर पर भी सवाल
उठाया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर जो प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, और दुबई में जो कि एक बहुत ही आधुनिक शहर है, क्या ऐसे इंतज़ाम नहीं किए गए थे कि ऐसी प्राकृतिक आपदा के वक्त में लोगों का रेस्क्यू जो है वो और ज़्यादा प्रभावी तरीके से उसको अंजाम दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा और तुरंत से तुरंत जो है मदद मुहैया कराई जा सके। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, ये बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। गुंजन जी, मैं पढ़ रही थी इस खबर को लेकर जितने भी तमाम विशेषज्ञों ने अपनी ओपिनियन रखी है, उनमें से कुछ का ये कहना है कि अल नीनो भी इसका एक कहीं ना कहीं कारण कहा जा सकता है कि समुद्र में जिस तरीके से गर्माइश, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इतनी रिकॉर्ड बारिश दुबई में देखी गई। गुंजन जी, देखिए मैम, जहां तक ये बारिश का सवाल है दुबई में, तो इसको हम एक एंगल से नहीं देख सकते, इसमें कई एंगल हमको देखना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इसका कनेक्शन जो है, इसका जो जुड़ाव है, इसका जो संबंध है, वो सीधा सीधा प्रकृति के साथ है। तो इसमें अगर हम ये कहें कि सिर्फ एल नीनो या क्लाइमेट चेंज या और किसी के कारण, फॉरेस्ट ना होने के कारण, वहां पे ग्रीनरी ना होने के कारण इस तरह से हुआ, या बहुत बिल्डिंग होने के कारण क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो बहुत सी चीजें हमें जो हमको यहाँ पर समझने की जरूरत होगी। सिर्फ एक पॉइंट पर कह देना कि हम एल नीनो की वजह से इस तरह का इंसिडेंट हुआ, तो ये उचित नहीं होगा। उचित तभी होगा जबकि हम इस बात का पूरी तरह से एक अध्ययन करें और उस पर हम निष्कर्ष पर पहुंचे, तभी हम एक बात कह सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ। ये तो स्पष्ट है कि बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर, ये सब चीजें घटनाएं घट रही हैं, क्या हुआ, अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे ड्राउट हो, ये तीनों चीजें जो है ये कहीं ना कहीं नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी वजह से हो रही है। लेकिन उसका सिर्फ एक से संबंध रख देना ये उचित नहीं होगा कह देना। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि अगर नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो हमको इस तरह के परिणाम मिलेंगे और मिलते रहे हैं, चाहे वो अर्थक्वेक के रूप में हो, चाहे वो फ्लड के रूप में हो, चाहे वो ड्राउट के रूप में हो, चाहे फॉरेस्ट फायर के रूप में हो, किसी भी तरह का हो, नेचर को हमको रिजल्ट अपने आप दे देती है। और उसकी वजह, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है जी। आपको मैं बात और बता दूं कि अभी तक जो प्रदूषण हुआ है धरती पर, या जो भी प्रकृति के खिलाफ काम हुए हैं, जो भी प्रकृति में जो रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं, उनको देखते हुए अगर हम देखा जाए, ये बात स्पष्ट है कि हमको अब तो ये प्लानेट उस कंडीशन में आ जाएगा जहां पर इसको हम ये कहें कि इमोशन लेस प्लानेट, उस कंडीशन में हम आ चुके हैं जहां पर हम ये आज कह सकते हैं कि ये हमारा जो प्लानेट है या जो हमारी धरती है वो इमोशन लेस हो चुकी है। उसकी वजह कि साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ साइंस ने एनवायरमेंट की अनदेखी की है। साइंस ने जो भी डिस्कवरीज की है उसमें एनवायरमेंट की अनदेखी हुई है कहीं ना कहीं। तो एनवायरमेंट की जब अनदेखी हुई है साइंस के माध्यम से, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें मिलेंगे। उसको हम एक बिंदु पर या एक पॉइंट पर हम उसको नहीं कह सकते कि ये इस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि प्रकृति में बहुत सी चीजें हैं। कार्बन साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ग्रीनरी है, आसमानों का हिसाब किताब है, फिर समुद्र की दूरी है, समुद्र का इवोपोरेशन रेट है, फिर टेम्परेचर है, फिर ह्यूमिडिटी है, फिर ये सब चीजों को हमको बाकायदा इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इन सब पैरामीटर्स की, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और हम कह सकेंगे कि ये किस कारण की वजह से, इसका मेन रीजन क्या था, तभी हम इस बात को बता पाएंगे। जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे हमने असामान्य और जो है रिकॉर्ड बारिश हमने देखी। हमने पिछले मॉनसून में, पिछले साल के मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में वो रेन हैवॉक देखा था। प्रोफेसर शशि मल्होत्रा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, उस आर्टिफिशियल रेन को भी, यानी कि क्लाउड सीडिंग को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया गया कि अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो इसी तरह का आपको दृश्य देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डरा देने वाले ये दृश्य दुबई से सामने आए हैं। प्रोफेसर शशि मल्होत्रा, आप क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों के सामने कुछ विशेष जानकारी रख सकते हैं तो प्लीज़ रखिए।
देखिए, जो चीजें हम आर्टिफिशियल करते हैं, कोई भी चीज है उसमें मतलब ऐड करते हैं जो प्राकृतिक नहीं है, जी। वो नुकसान तो करेगी करेगी। और जो मैं गुंजन जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने कहा है कि बहुत मल्टीपल रीजन हैं और राइट। अनगिनत रीजन है कि आज जहाँ हुई है कल को किसी दूसरे कंट्री में होगी, तीसरे में होगी, जो हमेशा बदलते रहेंगी जगह। जी। परंतु इसका जो बचाव है वो हमें प्रकृति को बचाना है, वो ही करेंगे तभी होगा। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, आर्टिफिशियल चीजें करेंगे, अगर हम मनुष्य के जीवन मतलब इसके कहते हैं बॉडी में हम कोई आर्टिफिशियल चीज लगा देते हैं तो वो भी सही वर्क नहीं करती है, क्योंकि वो भी हमें प्रकृति ने दी है। जी। तो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ जो है वो कभी भी मतलब कबूल नहीं होगी। तो हमें तो मतलब प्रकृति को बचाना है जी। और उसके साथ में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी। आप प्रोफेसर शशि, ये भी मैं समझना चाहूँगी आपके ज़रिए कि प्रकृति तो एक संतुलन बिठाती आई है, लेकिन ये जो दुबई से बारिश और उससे पहले हिमाचल प्रदेश से, उससे पहले यूरोप में भी हमने देखा है कि बहुत ही असामान्य तरीके से बाढ़ और लैंडस्लाइड और फिर अर्थक्वेक्स जिस तरह से आ रहे हैं, तो क्या प्रकृति को हमने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि अब ये अपना संतुलन बना पाने में खुद को असक्षम देख पा रही है, या फिर इसी तरह की जो है त्रासदी बार बार जो है अब अलग अलग हिस्सों से आ रही है सामने? बिल्कुल, मैंने पहले जैसे कहा था कि हिंदुस्तान की जो आबादी है 140 करोड़ है, तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 700-800 करोड़ आबादी है। तो उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए डब्बा पैक हो गया, पॉलीथीन चीजें होगी, वो आप देखते हो कि यूरोप में समुद्र में उन्होंने कितनी चीजें डंप की हैं, तो वो सारी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ और इतनी ज्यादा है कि उसका भर पाना मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी। मतलब उसको ठीक करने में सिर्फ 0.1% लोग कर रहे हैं। प्रकृति को जो मैं कहूँगा प्रकृति के लवर है, परंतु नुकसान पहुंचाने वाले जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें उनकी जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी। जी। लोगों में उत्साह इसमें क्योंकि भारत, जी प्रोफेसर शशि, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला देश हो गया है, तो भारत की जवाबदेही भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में भारत की भूमिका को आप कैसे देख पाते हैं जब बात क्लाइमेट क्राइसिस की आती है और इसमें योगदान की? बात के साथ सहमत नहीं हूँ जी। इसका रीजन क्या है कि जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, वो पैक्ड सामान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में जो है हम ताजा सामान सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं या दूसरी चीजें खरीदते हैं, और हिंदुस्तान की जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने सबसे पहले जो है पॉलीथीन को बैन किया है, जो चीजें हैं इनको बैन करते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा इस चीज को नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी, यानी जो भारतीय रहन सहन है, जीवन शैली है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वो हमें मतलब प्रकृति के नजदीक लेके जाता है। दुबई में जिस तरीके से बारिश हुई है जिसने लोगों की ज़िंदगी ठप कर दी और कुछ जानों को भी नुकसान हुआ है और संपत्ति का भी करोड़ों में नुकसान हुआ है, और ये वही जगह है जहां पर पिछले साल ही हमने देखा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2 हफ्तों का हुआ और बहुत उम्मीद लगाई गई थी कि बहुत कुछ बड़ा पर्यावरण को लेकर सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनके साथ समझने की कोशिश करते हैं। गुंजन जी, यूएई में पिछले COP28 का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। उसके बाद भी ये कोशिशें हो रही थी कि कहीं ना कहीं वो देश जो तेल का उत्पादन करते हैं उन पर भी एक दबाव है कि वो अब प्रकृति के लिए थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और कई इस तरह से बैठकों में जिम्मेदारियों को लेने के लिए उनकी प्रेज भी, उनकी प्रशंसा भी की गई थी। इसके बावजूद यूएई को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। गुंजन जी, देखिए मैडम, ये तो बात स्वाभाविक सी है कि सेटबैक सबको लगना है, सिर्फ यूए की बात नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की सेटबैक आएंगी और इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, चाहे वो एशिया में हो, चाहे अमेरिका कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, कहीं भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। क्योंकि सीधी सी बात है मैम, अगर हम प्रकृति को इग्नोर कर रहे हैं या हम इको साइड की तरफ चल रहे हैं, तो इको साइड की तरफ चलने का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि हम अपने पैर पर सीधी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को तकलीफ में डाल रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमको सबसे पहली बात तो हमको ये डिफाइन करनी होगी कि जो
अब विश्व में एक तरफ विकास की जो आंधी आई है या विकास की जो दौड़ चली है, इस विकास को हमको समझना होगा। सही मायने में विकास तो अभी तक हमने समझा ही नहीं। जो डेवलप कंट्रीज है वो विकास की तरफ भागे, वो एक रास्ता पकड़ा विकास का, डेवलपमेंट का, उसकी तरफ भागे, तो उसकी तरफ भागे तो उसका परिणाम क्या मिला हमको? ये इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली कि कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे भूकंप आ रहा है। तो इस तरह, और ये जो घटनाएं हैं ये सब विकास के कारण ही है। अगर हम सही में, अगर हम प्रकृति का ध्यान रखते हुए, अपनी खुशी का ध्यान रखते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए अगर हम अपना विकास चाहते तो हम समृद्धि की तरफ जाते जी, विकास नहीं करते, हम उसकी समृद्धि बोलते। फिर अगर हम समृद्धि की तरफ जाते तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर हम समृद्धि की तरफ जाते तो इस तरह की घटनाएं ना हमारे सामने आती, बल्कि ये धरती जो है, ये वसुंधरा जो है, ये धरा जो है और ज्यादा हमारे लिए सुसज्जित होती और संवरती। जी गुंजन जी, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी आपसे समझना चाहूंगी। COP28 की बैठक जब हुई तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण में कहीं ना कहीं अग्रणी हैं, उनकी भूमिका के प्रति लोग उम्मीदों भरी निगाहों से देखते हैं। आप इस वक्त उनकी भूमिका को कैसे देख पा रहे हैं, जब दो युद्ध का सामना पूरी दुनिया कर रही है और युद्ध भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि युद्ध हो, जीनोसाइड हो, ये सब चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती, प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। और जहां तक आप COP28 की बात कर रही हैं, तो COP28 आप पिछले 28 सालों से देखिए, आप जी पिछले 28 सालों से यही चला आ रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर, पोस्ट इंडस्ट्रियल टेम्परेचर, ये लेकिन जो चला आ रहा है पिछले 28 सालों से चला आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि COP वगैरह जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन या घटना जो हमारी मीटिंग्स हैं या जो हमारे सामंजस्य वाले जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, जी समूह है, जी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नहीं लगता कि ये एक COP वगैरह जो है ये एक पिकनिक स्पॉट हो चुके हैं? जी, क्योंकि पिछले 28 सालों अभी तक कोई सॉलिड निष्कर्ष ना निकल पाना, कुछ भी सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, कोई भी फ्रेमवर्क ना पाना, तो ये सब जाहिर करता है कि वहां बैठ के लगता है वो पिकनिक की गई है। वहां पे किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया गया कि सही मायने में कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति हमसे जुड़ी हुई है जी। हमको तो ये दिखाई दिया कि हमको जो कृत्रिम धन है वो कितने ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा कर ले, इस प्रकृति को लूट के, प्राकृतिक संसाधनों को लूट के बर्बाद करके हम कितना धन इकट्ठा कर ले, हमारा ध्यान सिर्फ मात्र इस तरफ है और इसी को हम विकास कहते हैं जी। ऐसे में जी गुंजन जी, प्रोफेसर शशि मल्होत्रा ने ये कहा है कि भारत से ज़्यादा विकासशील देशों से ज़्यादा बल्कि विकसित देशों का इस पे ज़्यादा योगदान है जो नुकसान प्रकृति को पहुंचा है, लेकिन वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। क्या आपका भी यही मानना है कि यूरोपीय देशों को ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, ज़्यादा इसका भार जो है उसका वहन करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, चाहे भारत हो या अमेरिकन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, कहीं भी किसी भी जगह पर, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, किसी भी जगह पर अगर आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो कम से कम सबसे पहला आपका जो दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो ये बनती है कि वहां की कैरिंग कैपेसिटी आप निकालिए जी, कि वहां की कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना वहां पे वो बर्दाश्त कर सकती है, कितना हम उससे ले सकते हैं और कितना हमको लेना चाहिए। ये सब चीजें जब तक हमको क्लियर नहीं होंगी और हम अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करते जाएंगे, पंच महाभूतों को बर्बाद करते चले जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने हर रोज आएंगी। अभी क्या हुआ, अभी तो बहुत कम आ रही है, आप देखते जाइए। पिछले एक दशक से पहले जो नेचुरल कैलामिटीज होती थी या प्राकृतिक घटनाएं जो होती थी वो पहले कितनी कम होती थी। आज उनका इंसिडेंट देखिए, उनका रेशियो देखिए, उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए आप कितनी बढ़ गई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ मात्र यही है कि आप जो बता रहे हैं कि
COP28 की बैठकें जो हैं वो पिछले 28 सालों से हो रही हैं। इसी तरह से और भी जो पर्यावरणीय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के, वो सब इसी तरह के सिर्फ ऑन पेपर काम हो रहा है, बल्कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो क्रियान्वयन होना चाहिए किसी चीज के लिए, सॉल्यूशन के लिए, किसी चीज को हल करने के लिए, जो प्रॉपर हमारी चीजें होनी चाहिए, जो प्रॉपर हमारा साइंस कहता है, जो हमारा विज्ञान कहता है, जो हमारी परंपराएं कहती हैं, जो हमारा प्राकृतिक नियम कहते हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह की घटना तो रोज होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय विमानों की जो संख्या है वो सैकड़ों की संख्या में इस शहर की कैपेसिटी है, लेकिन जब रिकॉर्ड बारिश आई तो सब कुछ ठप हो गया और अलग अलग देशों के लोग, यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और जो भारतीय नागरिक हैं उनसे उनके परिवारों का संपर्क कराने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल एक बहुत गंभीर निकलकर सामने आया है कि अलग अलग देशों ने पर्यावरण पर कितनी गंभीरता दिखाई है, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको कितनी गंभीरता से सरकारें ले रही है, खास करके जब वो अपनी विकास परियोजनाओं का खाका तैयार करती हैं और उस पर अमल भी किया जाता है। हमारे साथ प्रोफेसर शशि मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर शशि मल्होत्रा, मैं समझना चाहूँगी कि जिस शहरीकरण पर पूरी दुनिया जोर दे रही है और अब भारत में भी ये जोर दिया जा रहा है, आप भारत के शहरीकरण पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं जब गुंजन जी बोल रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था कि वो कह रहे थे कि एक होड़ लगी हुई है कि हम प्रकृति को लूट लें जी। तो प्रकृति का एक नियम ये भी है कि प्रकृति अगर आप लूटते हो तो फिर वो अपने साथ वापस भी ले लेती है। तो जो अधिक मात्रा में लूटा हुआ प्रकृति से धन है किसी भी रूप में वो प्रकृति ने वापस लिया है जी। तो उसका नुकसान जो हर्जाने के तौर पे, जैसे आपने कहा, शहरीकरण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो बेंगलुरु की बात करें या हम दुबई की बात करें, वो एक ही चीज है। तो वहाँ पे जानी नुकसान भी होंगे और संपत्तियां भी नुकसान होंगी। तो वो यही कारण है कि जो आप कर रहे हैं। जो आपने विकासशील और विकसित देशों की बात की थी जी, वो मेरा ख्याल से अभी हमें एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि भाई कौन इसके एक्सेप्ट करता है कि ये किसका कारण हुआ है, किसकी जिम्मेदारी बड़ी है, किसकी छोटी है, जिम्मेदारी बनती है, या हमें अब छोटे बच्चों से लेके हमारे घर में जो हमारी संस्कृति है, बच्चा पैदा होता है तो हम पार्टियां करते हैं, उसकी जगह हम ऐसा कुछ करें जो प्रकृति के लिए हो। जैसे हमने पीछे चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में मतलब जब उसका फाउंडेशन डे मनाया गया तो वहाँ पे हमने मतलब उनको यही सजेशन किया कि प्लांट्स जो है वो दिए जाए। गवर्नर साहब आए तो हमने वहाँ पे भी उनको रुद्राक्ष का पेड़ दिया। तो मतलब उसी तरीके से हम बच्चों के अंदर जितनी जागृति करेंगे उतना ही प्रकृति के बारे में हम संभाल करेंगे, प्रकृति को रोकने में जो नुकसान करती है वो कामयाब होंगे। और ये शहरीकरण कारण नहीं है, शहरीकरण का सिर्फ शहरीकरण जो है वो कारण है। अगर हम शहरीकरण करते हैं तो वहाँ प्रकृति का ध्यान रखें कि कितने पौधे लगने चाहिए। अगर एक बिल्डिंग बनती है उसकी कुछ रेशो में उतने पौधे लगने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक पौधा काटते हो तो 10 पौधे लगाओ जी। तो उसी तरीके से अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उस रेशो में पौधे भी उतने लगने चाहिए, क्योंकि उसने जितनी जगह घेरी है वहाँ कभी तो कभी पौधे होंगे जी। और दूसरी बात, मैं एक बात और समझता हूँ कि हम कहते हैं कि जब 75 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया जी, जो 75 साल पहले रिकॉर्ड बना था वो उससे 75 साल पहले बना होगा। तो मतलब हजारों साल के रिकॉर्ड नहीं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रोफेसर शशि, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना चाहती हूँ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 75 साल पहले रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ था, इससे पहले रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता था जी 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 करें आप जी। तो हमें शहरीकरण करते समय हमें प्रकृति के जो नियम है उनकी पालना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जो पुराने शहर है जहाँ पे नहीं किया जा सकता वहाँ पे लोगों को जागृत करके उनके किचन गार्डन या टेरेस गार्डन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ तो मतलब हम प्रकृति को बचाने में सफल हो जी। गुंजन जी, मैं आपसे भी इस पर टिप्पणी लेना चाहूँगी कि भारत में जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से परियोजनाओं पर सरकारें अमल कर रही हैं, इसमें पूंजीवाद ज़्यादा झलकती है, ना कि प्रकृति का ज़्यादा फिक्र और उसकी चिंता ज़्यादा झलकती है। अभी हमने उत्तराखंड में जिस तरीके से जो
टनल में मजदूर फंस गए थे और वहाँ पर जिस तरह से रिसर्च सामने निकल कर आए थे कि वो जगह ही नहीं थी, वो पहाड़ी ऐसी नहीं थी जहाँ पर सुरंग निकालने की कोशिशें की जा रही थी। मैं पहाड़ी से ही शुरू करना चाहूंगा। देखिए, रेन का जब क्लाउड आता है तो पहाड़ों से टकराकर ही बारिश होती है किसी भी प्लेस पर। जी। पहाड़ का बहुत बड़ा रोल होता है, पहाड़ का बारिश के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। और जहां पे पहाड़ नहीं है वहां पर यही देखा जाता है कि वो डेजर्ट एरिया कहलाया जाता है। जैसा कि आप अपने इंडिया में देखेंगे या अरेबियन कंट्रीज में देखेंगे तो जहां पे पहाड़ नहीं है वहां पे कम बारिश होती है, ऐसा देखा गया, ऐसा रिकॉर्ड किया गया है ना। तो पहाड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है बारिश कराने के लिए। लेकिन वही पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों पे तो बिजली वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन शहरों में जब अर्बनाइजेशन होता है, जो शहरीकरण होता है, तो ऊंची हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है। हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है तो स्वाभाविक बात, एक तो आप ग्राउंड वाटर आप निचोड़ रहे हैं धरती से, पहली बात। दूसरा, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो भी क्लाउड आते हैं, जब कभी हैवी क्लाउड आ जाते हैं और हाई राइज बिल्डिंग से जब टकराते हैं तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, वो क्लाउड बस्ट हो जाता है। क्लाउड बस्ट जब होता है तो सीधी सी बात है वहां पे फ्लड आ जाएगा, हैवी बारिश हो जाएगी और लोग परेशान हो जाएंगे। यही कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है जो दुबई या अरेबियन कंट्रीज में हुआ है कि वहां पे क्लाउड आया और जहां तक मेरा जो सोचना है, जो एक हाइपोथेसिस है मेरी, कि वहां पे क्लाउड आया और वो हाई राइज बिल्डिंग से टकराया, टकराने के बाद वहां पर क्लाउड बस्ट हो गया। एक रीजन ये भी हो सकता है इसका, क्लाइमेट चेंज ही नहीं, क्लाइमेट क्राइसिस ही नहीं, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है या जो शहरीकरण है, शहरीकरण के कारण जो आपकी गिनती होना चाहिए वो गिनती का रेशियो नहीं है। जिस तरह से सरफेस में वाटर होना चाहिए उस रेशियो में सरफेस में वाटर नहीं है पृथ्वी के। जिस रेशियो आपका एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए वो हाई राइज बिल्डिंग के कारण प्रभावित होता है, तो वो भी शहरीकरण का कारण हो सकता है। तो शहरीकरण के कारण ही जो वेहिकुलर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। अरेबियन कंट्रीज में तो बाकायदा पेट्रोल निकाला जाता है, जमीन को खोदा जाता, माइनिंग की जाती है, तो वहां पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि सही मायने में क्या कारण था। और इसके लिए एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के साथ कई चीजें, कई फैक्टर्स काम करते हैं, कई प्रकृति जो काम करती, किसी एक को कसूरवार ठहराना ये शायद उचित नहीं होगा। इसमें बहुत सारे कारक शामिल हैं और उन कारकों पर जो है संयुक्त प्रयास की बहुत बहुत ज़रूरत दिखती है। बहुत ही सीमित समय शेष रह गया, तो मैं चाहती हूँ प्रोफेसर शशि अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को आखिर क्या स्टेप इमीडिएट उठा लेने चाहिए ताकि दुबई में जो त्रासदी हमने देखी है अब दुनिया के किसी भी अन्य देश या फिर अन्य हिस्से में इसे हम ना देखें और इमीडिएट ये स्टेप जरूर उठाए जाने चाहिए। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं पर्यावरण के प्रति जो जागृत हैं, जो लोगों को जागृत करती हैं, उन्हें जो है हमें सबसे पहले लोगों के अंदर इस भावना को जो है जागृत करना पड़ेगा और उन्हें अपने लेवल के ऊपर कुछ ऐसे प्राइजेस या ऐसे हम ये कह सकते हैं अवार्ड डिक्लेयर करने चाहिए जो छोटे लेवल के ऊपर हो, जो बड़े ना हो, ताकि लोग जो है रूट से जुड़ना शुरू हो जाए जी। तो उसके कारण ही हम जब तक देखिए संस्थाएं सिर्फ जागृत करती हैं, करना तो हमें अपने आप को पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो कोई बट प्रोफेसर शशि, मनी मैटर्स, अगर संस्थाएं अगर इसमें पैसे का कोई प्रयोजन कर दें, क्योंकि विकासशील देशों का तो रोना ही यही है कि जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस पर सहमति बनी थी लेकिन इस पर आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि सरकारों का काम है, परंतु प्रकृति के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने एक बीज लेना है तो उसको उगाना है, कहीं पे पानी को मतलब गलत जगह पे पोल्यूशन नहीं करना है। आजकल हम देखते हैं कि नदियों में जगह जगह पे गलत चीजें बहाई जाती हैं जी। नदियों में मतलब पेट्रोल बहाया जाता है, कोयले बहाए जाते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ ऐसी चीजें बहाएं जो उनके लिए खाद्य का प्रोग्राम बने, जहाँ उनको पोल्यूशन जो पानी आया उसको मतलब साफ करें, तो उनके अंदर जो जागृति है उसके लिए पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है।
जी। मैं उसके लिए ये नहीं कहता कि पैसे नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, वो सरकारों ने आपस में बात करनी है, परंतु उसमें एक ऐसा लेकिन जो प्रोग्राम होना गरीब चाहिए। देश है, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन गरीब देश भी इस क्लाइमेट क्राइसिस का बहुत भयंकर तरीके से परिणाम भुगत रहे हैं। जो अफ्रीकी देशों का विकासशील बहुत ही देश बुरा है हाल वहाँ है। भी लोग बहुत जी, गरीब हैं। बिल्कुल। जो विकासशील देश है वहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जी। उनके पास भी बहुत सारी चीजें नहीं पहुँचती, उनके अंदर जागृति नहीं है। वो सिर्फ मतलब अपना खाना बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, मतलब वो हम चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी। इसकी ओर जी। ध्यान देना चाहिए। जी, तो निजी तौर पर ध्यान देने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो मिलती हैं, 2-2 हफ्ते के लिए मीटिंग्स होती हैं और इसमें पैसा बहाया जाता है इंतज़ामों को लेकर, लोग वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ वगैरह को भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समय समाप्त हो गया है और अब दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगी, स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से बहुत बहुत आपसे आपका प्यार हम तक पहुँचता रह रहा है, और लेकिन हमारी अपेक्षा रहती है कि फीडबैक हम तक अवश्य पहुँचाइए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।